भाइयों, अगर आपने किसी एनबीएफसी या फिर बैंक से लोन लिया और उस लोन को चुका नहीं पा रहे हैं, डायरेक्ट ईएमआई डिफ़ॉल्ट होती जा रही है, कई महीनों से ईएमआई डिफ़ॉल्ट है और उस लोन को आप चुका नहीं पा रहे हैं, तो भाइयों कोई भी व्यक्ति जानबूझकर ईएमआई मिस नहीं करता, जानबूझकर ईएमआई डिफ़ॉल्ट नहीं करता। कुछ उसके सामने ऐसी स्थितियाँ आ जाती हैं, कुछ परिस्थितियाँ आ जाती हैं जिनके कारण उसे डिफ़ॉल्ट करना पड़ता है। अगर कोई किसी का बिजनेस में लॉस, किसी का व्यापार में लॉस, किसी का जो उसने इमरजेंसी के लोन लिया था उसमें पैसा चला जाता है और जब ईएमआई भरने की बारी आती है तो फिर वो लोन नहीं चुका पाता। ऐसे में वो सोचता है या तो लोन माफ़ हो जाए या फिर कम पैसों में सेटलमेंट हो जाए। तो भाइयों, आपका भी लोन माफ़ हो सकता है, क्योंकि भारत में लोग 90% लोग लोन लेते हैं और डिफ़ॉल्ट करते हैं 90% लोग। सबके पास इतना पैसा तुरंत नहीं होता है कि डायरेक्टली ईएमआई भरता चला जाए या फिर एक भी ईएमआई मिस ना करे। कोई परिस्थिति आ ही जाती है ऐसी सामने जिससे उसे या फिर ईएमआई डिफ़ॉल्ट करनी पड़ती है या फिर वो लोन चुकाना बिल्कुल से बंद कर देता है। तो भाई, लोन माफ़ करने की कुछ प्रोसेस होती हैं, कुछ रूल फॉलो करने पड़ते हैं आपको, कुछ ऐसी स्थितियां आपको दिखानी पड़ती हैं जिससे आपको बैंक के या फिर एनबीएफसी को लगता है कि आप जानबूझकर पैसा नहीं दे पा रहे हैं या फिर आप पैसा देना नहीं चाहते हैं। तो अगर जब बैंक या एनबीएफसी कंपनी को ऐसा लगेगा तो आपकी वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी और आपको लोन माफ़ हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि लोन माफ़ करने की प्रोसेस क्या है। भाई, मैं आपकी मदद के लिए 24 घंटे यहाँ बैठा हूँ, तो आपका इतना फ़र्ज बनता है कि अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि मैं जब लाइव आऊँ तो लाइव का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए और लाइव कन्वर्सेशन के माध्यम से आपकी समस्या का समाधान निकल सके। और साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी समस्या को जरूर बताएं। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको समझ में आ सके स्टेप बाय स्टेप कि आप कैसे अपना लोन माफ़ कर सकते हैं, कैसा पूरा सेटल कर सकते हैं लोन, और उसकी क्या प्रोसेस है, कितना आपकी ईएमआई डिफ़ॉल्ट होनी चाहिए, कितना मंथ होना चाहिए और पूरी प्रोसेस आखिर उसकी है क्या। उससे पहले भाई, मैं आपको बता दूं कि आपने विजय माल्या का नाम तो सुना ही होगा। विजय माल्या वो व्यक्ति है जिसने पंजाब नेशनल बैंक से 9,000 करोड़ का लोन लिया और जाके विदेश भाग गया, यूके भाग गया। मतलब सिस्टम केवल गरीब लोगों के लिए बनाया गया है कि अगर गरीब व्यक्ति डिफ़ॉल्ट करता है लोन तो उसके पास कॉल आएंगे, उसकी रिकवरी एजेंट उसके पास आएंगे, उसको धमकियां दी जाएंगी और उसको परेशान किया जाएगा। जबकि जो व्यक्ति जिसने ज़्यादा लोन लिया है, हज़ारों करोड़ का जो व्यक्ति लोन लेके बैठा है, उसके साथ कोई भी प्रोसेस, इतनी लंबी प्रोसेस नहीं होगी। ना उसे जेल में डाला जाएगा, ना उसे पकड़ा जाएगा, ना उसके पास कोई धमकी दे सकता है, क्योंकि छोटा मोटा लोन हो तो वो धमका सकते हैं, तो उसे कोई धमकी नहीं दे सकता। मतलब सीधी बात यह है कि जो व्यक्ति सिस्टम होता है, जो अपना न्यायिक सिस्टम है, भारतीय न्याय व्यवस्था है, इस सिस्टम सिर्फ गरीब व्यक्ति को सज़ा देने के लिए है। और गरीब व्यक्ति अगर 50,000 का लोन भी ना चुकाए तो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। जबकि अमीर व्यक्ति अगर लाखों का लोन भी खा जाए या फिर करोड़ों का लोन भी खा जाए तो उसे बैंक ज़्यादा परेशान नहीं करता, या फिर उनका लोन माफ़ हो जाता है या फिर इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया जाता है। और इन्हीं के साथ होते हैं एक भैया नीरव मोदी जी, जो 11,000 करोड़ का लोन लेते हैं, वही पंजाब नेशनल बैंक से लेते हैं और 11,000 करोड़ का लोन लेके विदेश भाग जाते हैं और बैंक इनका आज तक कुछ भी नहीं कर पाया। कोई बैंक, कोई आरबीआई रूल नहीं इनके ऊपर काम करे, ना भी कोई संस्था, ना कोई सिस्टम, मतलब कोई भी इतना न्यायिक सिस्टम नहीं है अपना कि जो उन्हें विदेश से ला करके यहाँ पर सजा दे सके। लेकिन जो गरीब व्यक्ति होता है उसको 50,000 के लोन के लिए, 10-15,000 के लोन के लिए भी उसको इतना तंग किया जाता है ताकि वो हताश होकर अपने कोई गलत कदम उठा लेता है या फिर कोई ऐसी परिस्थिति उसके साथ हो जाती है जो वो देखना चाहते हैं। इसीलिए तो रिकवरी एजेंट द्वारा आपको इतना हरासमेंट किया जाता है ताकि आप जो पैसा है वो जल्द से जल्द उनका वापस कर दें। अनिल अंबानी जैसे लोग खुद को जीरो नेटवर्थ वाला व्यक्ति बता देते हैं लंदन में। मतलब कोई उसका फ्रॉड केस उनका फंस गया लंदन में, पैसा उन्होंने लिया था किसी लंदन के किसी बैंक से, तो पैसा अगर वो नहीं दे पाए तो वो बता देते हैं कि हमारे पास जीरो नेटवर्थ है, मतलब एक भी पैसा नहीं है उनके पास। सोचिए आप, जैसे आज मुकेश अंबानी हैं, तो मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी, पिताजी का नाम भी था उनका, तो जो व्यक्ति हैं वो, आप सोचिए कितने उच्च लेवल पे हैं वो व्यक्ति, कितने करोड़ों का लोन, जैसे अभी मुकेश अंबानी, उनके 85,000 करोड़ का लोन माफ़ कर दिया था भारत सरकार ने। तो ऐसे ही जो अनिल अंबानी है वो लंदन में जाकर खुद को जीरो नेटवर्थ वाला व्यक्ति बता देते हैं कि हमारे पास एक भी पैसा नहीं है और हम नहीं दे पाएंगे, तो उनका सीधा सीधा पूरा लोन माफ़ हो जाता है। आपको भी पता है कि जब आपने लोन लिया था तो इस उद्देश्य से लोन नहीं लिया था कि आप पैसा नहीं देंगे, जबकि अमीर व्यक्ति जो लोन लेते हैं वो तो नॉलेज यानी कुछ दिमाग ऐसा लगाते हैं कि हमें पैसा देना ना पड़े या फिर कम पैसा देना पड़े, तो वो जानबूझकर ऐसा करते हैं
कि उन्हें बैंक का पैसा खा जाएं या फिर अपने बिजनेस में सेट कर दें, वो पैसा किसी और को भेजें, या फिर जब वो पैसा किसी और को भेज देते हैं और किसी और के पास सेटल कर देते हैं वो पैसा, तो सेटल करने के बाद वो अपनी जीरो नेटवर्थ बता देते हैं। जब जीरो नेटवर्थ में उनका लोन माफ़ हो जाता है तो वही पैसा वापस से लाकर वो अपना बिजनेस खड़ा कर देते हैं। लेकिन गरीब व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होता है। अगर कोई मिडिल क्लास पर्सन है तो अगर 50,000 10 लाख तक का भी लोन नहीं दे पा रहा है तो उसका बैंक अकाउंट चेक किया जाता है, उसकी प्रॉपर्टी चेक की जाती है, उनका घर में घुस जाते हैं रिकवरी एजेंट तंग करने के लिए कि आखिर लोन क्यों नहीं दे रहे हैं। उनकी पूरी प्रोसेस पूरी चेक किया जाता है मिडिल क्लास व्यक्ति का कि आप लोन क्यों नहीं दे रहे हैं, जबकि अमीर व्यक्ति का कुछ भी चेक नहीं किया गया। जो मुकेश अंबानी हैं, इनका 85,000 करोड़ का लोन माफ़ हुआ है, 1% भी चेक नहीं किया गया कि आखिर इनके पास है पैसा है कि नहीं। हमारा न्यायिक सिस्टम या फिर इंडियन जुडिशरी जो है वो इतनी स्लो है कि अगर कोई गरीब व्यक्ति 50,000 रुपये नहीं दे पा रहा है तो भावनात्मक रूप से इतना हरसमेंट किया जाता है 50,000 रुपये के लिए, तो वो आत्महत्या भी कर लेता है। जबकि जो अमीर लोग हैं, जो VIP लोग हैं, वो करोड़ों रुपए का लोन लेकर अपने आप को इंसॉल्वेंट घोषित करा देते हैं कि हमारे पास एक भी पैसा नहीं है, और विदेश घूमते हैं भाई साहब। लेकिन जो मिडिल क्लास व्यक्ति है, जो गरीब व्यक्ति है, जिसके पास पैसा कमाने के लिए साधन तो है, वो पैसा कमाता भी है, लेकिन कुछ स्थितियाँ इसकी ऐसी बिगड़ जाती हैं जिसके कारण वो लोन नहीं दे पाता, और लोन नहीं दे पाने के कारण उसे परेशान किया जाता है। देखिए, जब आप लोन डिफ़ॉल्ट करते हैं तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप एक नोटिस आराम से भेज दें किसी बैंक को जिससे भी आपने लोन लिया है कि हम लोन नहीं दे पाएंगे या फिर आप पैसा दे नहीं पाऊंगा, मेरे पास है नहीं है। तो अगर आपका पर्सनल लोन होगा तो आपका क्लियर हो जाएगा, और अगर नहीं भी होगा तो कोर्ट में जाके भी आप निपट सकते हैं, आराम से आपका निपट जाएगा। तो अब बात करते हैं कि बैंक या फिर NBFC कंपनी, आपने किसी से भी लोन लिया है उसका लोन आप कैसे सेटल कर सकते हैं, कैसे माफ़ हो सकता है आपका लोन, या फिर आपका अगर लोन बड़ा अमाउंट है तो आपका कैसे आप खुद इंसॉल्वेंट घोषित हो सकते हैं और एक भी पैसा बिना दिए आपका लोन माफ़ हो सकता है। तो भाई, बैंक हो या फिर NBFC कंपनी हो, वो डायरेक्टली सीधे लोन माफ़ नहीं करती। जैसे उसकी थोड़ी सी लंबी प्रोसेस होती है, मतलब 8-10 महीने या फिर 1 साल तक की प्रोसेस होती है। उसके बाद से अगर आप डटे रहे तो आपका लोन माफ़ हो जाएगा, लेकिन उसका जरिया सेटलमेंट होगा, उसका जरिया राइट ऑफ होगा, उसका जरिया NPA होगा। देखिए, जब भाई आपने लोन लिया था, चाहे वो आपने NBFC का हो, बैंक का हो, पर्सनल हो, अनसिक्योर लोन हो, सिक्योर लोन हो, होम लोन हो, कार लोन हो, बाइक लोन हो, एजुकेशन लोन हो, कृषि लोन हो, किसी प्रकार का लोन हो, कोई गाड़ी ली हो, आपने फाइनेंस कराई हो, कोई भी लोन हो, आपने लोन लिया था और लोन नहीं दे पाए, जब आप एक मंथ की EMI डिफ़ॉल्ट करते हैं तो आपके पास केवल कॉल आते हैं और थोड़ा आपको हरेसमेंट दी जाती है कि भाई क्या ऐसी स्थिति है कि जिसके कारण आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं, या फिर क्या आपके सामने कोई परिस्थिति आ रही है जिससे आप पैसा जानबूझकर नहीं दे रहे हैं, या फिर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई है तो वो बताएं। और जब आप 2 महीने का EMI डिफ़ॉल्ट कर देते हैं तो रिकवरी एजेंट इतना परेशान कर देते हैं, इतना हरेसमेंट कर देते हैं, बैंक नोटिस और NBFC नोटिस, डिमांड नोटिस, रिकॉल नोटिस, लीगल नोटिस, इतनी प्रोसेस के साथ व्यक्ति घबरा जाता है कि आखिर अब कुछ तो नहीं होगा, या फिर अब कोई परेशानी तो नहीं आ जाएगी, या फिर अब हमारे ऊपर कोई केस तो नहीं हो जाएगा, पुलिस तो नहीं आ जाएगी, या फिर हमें जेल तो नहीं हो जाएगी। तो पहले मैं बता दूं कि आपका अमाउंट जो लोन होता है, लोन का सिस्टम होता है, जैसे एक एग्रीमेंट द्वारा होता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंतर्गत, 1872 के अंतर्गत आपके एक एग्रीमेंट होता है जिसके द्वारा आपको लोन मिलता है। और लोन में जब आप एग्रीमेंट को साइन करते हैं, फिर क्लिक करते हैं उसके ऑप्शन पर, परमिशन देते हैं उसे, तो आप एक ऑप्शन देते हैं कि अगर हम लोन नहीं चुका पाते हैं तो हमारे ऊपर कार्रवाई की जाए। और वो कार्रवाई होती है वो सिविल केस में आती है, ना कि क्रिमिनल केस में। तो पुलिस का झंझट हटा दीजिए, केस वाला झंझट हटा दीजिए, बस जो होगी कि आपकी रिकवरी ही होगी। तो भाई, जब आप तीसरे महीने की EMI डिफ़ॉल्ट कर देते हैं तो आपका अमाउंट जो लोन अकाउंट है वो चला जाता है NPA में, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है जब आपका अकाउंट। तो बैंक इसे मरा हुआ मान लेती है। मरा हुआ मतलब अब इस अकाउंट से हमें कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। जैसे कि आपका अकाउंट NPA में चला गया तो बैंक से आपने 1 लाख तक का लोन लिया, तो बैंक मान लेगा कि अब इस जो अमाउंट है 1 लाख तक का, तो आपका अमाउंट अब आप देंगे नहीं वापस, या फिर बैंक को अब चांस नहीं रहते, या फिर बैंक समझ लेता है कि अब आप पैसा देने नहीं वाले, तो देने नहीं वाले तो उसे NPA में डाल देती है, अकाउंट राइट ऑफ में चला जाता है आपका अकाउंट।
इसके बाद बैंक या फिर एनबीएफसी कंपनियां क्या करती हैं, अपनी जो रिकवरी है वो कलेक्शन एजेंसी को दे देती हैं। यानी रिकवरी एजेंसी जो होती है, हर क्षेत्र में, हर एक इलाके में या फिर हर कोई डिस्ट्रिक्ट में एक रिकवरी एजेंसी ज़रूर होती है जो रिकवरी करती है। जैसे अगर आपने बाइक फाइनेंस कराई है कोई, तो जो बाइक जब तक आपकी फाइनेंस पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती, चुक नहीं जाती, तब तक आपकी लोकेशन, बाइक की लोकेशन उनके पास रहेगी। जैसे ही आप ईएमआई देना बंद कर देंगे तो आपकी लोकेशन देख के जहाँ भी आप अकेले पाए जाएंगे तो वहाँ 4-6 व्यक्ति आके, रिकवरी एजेंट आके आपकी बाइक छीन लेंगे और आप वहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सीधी सीधी हरेसमेंट है। लेकिन इसके बाद भी आप कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन मिडिल क्लास व्यक्ति डर जाता है और घबरा कर अपनी बाइक भी खो देता है, और जितना पैसा अभी तक दिया है उसका तो पैसा, वो पैसा गया, वो अलग बात है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में 14 लाख करोड़ तक का लोन अमाउंट राइट ऑफ में चला गया 2023 से लेके, मतलब 2014 से लेके 2023 तक। आपको पता होना चाहिए कि पूरे देश पे कर्जा है 200 लाख करोड़ का, और 200 लाख करोड़ का जो कर्जा है उसमें से राइट ऑफ में चला गया 14 लाख करोड़। आप सोचिए, आपकी आपका 10% या फिर आप 7% राइट ऑफ में चला गया, जो मिलने वाला नहीं है, जो लोगों ने कर्जा लिया। देश का कर्जा अलग होता है, लोगों का कर्जा अलग होता है। जब लोन अकाउंट राइट ऑफ में चला जाए तो घर पर जाकर आराम से सोना चाहिए, उसके बाद कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि 6 महीने से पहले सेटलमेंट होता नहीं है, और 6 से अगर एक साल लग गया तो आपको आराम से 20% से 30% की आपको छूट मिल जाएगी। अगर आपके अमाउंट, लोन अमाउंट जो है 1 लाख से 5 लाख तक का है तो आपको 20% में आराम से निपट जाएगा आपका, और अगर 10 लाख तक का भी है तो भी निपट जाएगा। लेकिन अगर आपका 10 प्लस है, 15 प्लस, 20 प्लस है, और आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी और इतनी प्रॉपर्टी है कि आपका चलन बसन के अलावा भी आप कई सारी कमाई उस प्रॉपर्टी से कर रहे हैं, तो आपकी प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है, नहीं तो आपका कुछ नहीं होगा। अगर आपके पास इतनी ही प्रॉपर्टी है कि एक मकान है जहां आप रहते हैं, और आपकी इतनी खेती है जहां आप खेती करके अपना खुद का खाना खा सकते हैं या फिर परिवार को खिला सकते हैं, तो वो प्रॉपर्टी अटैच नहीं की जा सकती, चाहे आपने सिक्योर लोन ही क्यों ना लिया हो। तो 100 बात की एक बात ये है कि अगर आप पैसा नहीं दे पा रहे हो तो तुरंत एक नोटिस भेज दें। जैसे ही एक आपने ईएमआई डिफ़ॉल्ट की है तो तुरंत एक नोटिस भेज दें। उनको नोटिस में लिख के साफ बता दें कि मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा, या फिर मैं पैसा दे नहीं पा रहा हूँ, कब दे पाऊंगा, क्या आपकी स्थिति है, क्या परेशानी आपकी आ रही है। और अगर आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आपकी इतनी है कि जिससे आप खुद खा सकते हैं और परिवार को खिला सकते हैं, और आप खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, तो अगर आपका सिक्योर लोन भी होगा तो आप बैंक में जाके या फिर सिविल कोर्ट में जाके ऐसे हाथ खड़े कर सकते हैं ऊपर कि अब हम जो भी हो आप देख लीजिए। ना कोई बैंक आपकी प्रॉपर्टी को गिरवी रख सकता है, और ना आपकी जो संपत्ति है जिससे आप चलन वसन कर रहे हैं, खाद उग रहा है आपके खेत से, या फिर जो अनाज है, चावल है, इतनी मात्रा में आ रहा है कि जिससे आपका परिवार ही खा रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर बात सिर्फ इतनी है कि अगर आपको कोर्ट तक का मामला नहीं ले जाना है तो आपका आराम से 20% में सेटलमेंट आप करवा लीजिए। लेकिन अगर आपको एक भी पैसा नहीं देना है और आप चाहते हैं कि मेरा एक भी पैसा खर्च भी ना हो, तो जब कोर्ट बुलाएं तो कोर्ट पहुंच जाएं, और जब कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे कि कोई भी नोटिस आए, उसका रिप्लाई कर दें। और रिप्लाई जब आप नोटिस का कर देंगे, आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है ही कि आप केवल चलन बसन कर सकते हैं और रह सकते हैं, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये मेरी 100 बात की एक बात मान लीजिए आप, चाहे वो आपका सिक्योर हो या अनसिक्योर हो। बहुत लोग तो कहते हैं कि जो सिक्योर लोन होता है उसमें प्रॉपर्टी अटैच हो जाती है, मकान अटैच हो जाता है, आपकी जो प्रॉपर्टी आपने ली थी जिस पे आप अनाज उगाते हैं वो भी अटैच हो जाती है। कुछ नहीं होता है। जब घर की छत कोई नहीं छीन सकता। हाई कोर्ट का, सुप्रीम एससी का डायरेक्ट ऑर्डर है कि अगर जो व्यक्ति अपने घर में रहता है, खुद के घर में रहता है, और खुद का उसका एक ही घर है, कोई इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो उसका घर नहीं छीना जा सकता, क्योंकि सरकार खुद आवास योजना दे रही है कि हम आपको मकान देंगे, और किसी कारण अगर व्यक्ति लोन नहीं चुका पाता तो उसका आवास छीना नहीं जा सकता। और भाइयों, अगर आपको लोन से रिलेटेड किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, नोटिस आया हो, या फिर सेटलमेंट करवाना हो, या फिर रिकवरी एजेंट परेशान कर रहा हो, कंपनी इंचार्ज का कॉल आ रहा हो, आर्बिट्रेटर का नोटिस आया हो, डिमांड नोटिस आया हो, किसी प्रकार की कोई भी परेशानी हो लोन से रिलेटेड, सिविल केस से रिलेटेड, तो दिए हुए नंबर पर आप संपर्क करके, मतलब व्हाट्सएप पाइट के माध्यम से संपर्क करके कॉल बुक कर सकते हैं और डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हैं। वहां हम आपको फुल टू फुल सॉल्यूशन देंगे।
और आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और कमेंट में अपनी समस्या को ज़रूर बताना। भाइयों, कानून जानना आपका अधिकार है। देखते रहिए और सीखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।